आज हम जापान के एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं जिसने 80 के दशक में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हम्म एक ऐसा केस जो इतना भयानक था कि आज भी लोग उसके बारे में बात करने से कांपते हैं। इसे कंक्रीट में बंद हाई स्कूल लड़की की हत्या के नाम से जाना जाता है। और ये नाम भी इसकी पूरी कहानी नहीं बताता। ये सिर्फ एक क्रूर अपराध नहीं था, ये जापानी समाज और उसके कानून के लिए एक आईना था। एक ऐसा आईना जिसमें इतनी डरावनी शक्ल दिखी कि उन्हें अपने कानून ही बदलने पड़ गए। हमारे पास इस पर बात करने के लिए काफी कुछ है। अदालती दस्तावेज हैं, उस दौर की मीडिया रिपोर्ट्स, जापान के जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम पर कुछ एकेडमिक रिसर्च भी है। और इस पर एक फिल्म भी बनी थी, कॉन्क्रीट। हाँ, कॉन्क्रीट। तो हमारा मकसद सिर्फ उस भयानक कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जब एक समाज का न्याय पर से भरोसा उठता है तो होता क्या है। बिल्कुल, ये कहानी है न्याय की उम्मीद, कानून की सीमाओं और समाज के गुस्से के बीच एक जबरदस्त टकराव की। और ये टकराव आज भी खत्म नहीं हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं उस रात से जिसने सब कुछ बदल दिया। नवंबर 1988, एक 17 साल की लड़की जुंको फुरुता अपनी पार्ट टाइम जॉब से घर लौट रही थी। और यहीं से अपराधियों का मतलब एक बहुत शातिर खेल शुरू होता है। उनमें से एक, जो बाद में शिंजी मिनातो के नाम से पहचाना गया, वो जानबूझकर अपनी बाइक से जुंको की साइकिल को टक्कर मारता है और फिर भाग जाता है। और फिर दूसरा आता है। हाँ, फिर दूसरा अपराधी, इस गैंग का सरगना 18 साल का हिरोशी मियानो, एक हीरो की तरह एंट्री लेता है। मदद करने के बहाने। हाँ बिल्कुल, मदद करने का नाटक करता है, उसका भरोसा जीतता है और फिर उसे एक सुनसान जगह ले जाकर धमकाता है कि वो याकुजा से है। हाँ, बताता है कि वो याकुजा मतलब जापानी माफिया से जुड़ा है और अगर जुंको ने शोर मचाया तो उसके परिवार को मार देगा। और फिर वो उसका अपहरण कर लेता है। और उसे ले कहाँ जाया जाता है? किसी तहखाने या सुनसान गोदाम में नहीं, बल्कि शिंजी मिनातो के, उसके माता पिता के घर में। ये बात तो मेरी समझ से ही बाहर है। मतलब एक घर में जहां माँ बाप भी रहते हैं, एक लड़की को बंधक कैसे बनाया जा सकता है? वही तो। यही इस केस का सबसे परेशान करने वाला पहलू है। उसे सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक तौर पर भी कैद किया गया था। उसे मजबूर किया गया कि वो अपने घर फोन करके कहे कि मैं घर से भाग गई हूँ। हाँ, कि मैं घर से भाग गई हूँ, दोस्तों के साथ हूँ और सुरक्षित हूँ। इससे पुलिस की जांच शुरू ही नहीं हो पाई। और घर के अंदर जब अपराधी के माता पिता घर पर होते थे तब क्या होता था? तब उसे मिनातो की प्रेमिका होने का नाटक करना पड़ता था। वो सामने बैठे होते थे और उनकी आंखों के सामने ये सब चल रहा था। ये कैसे मुमकिन है? बाद में जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे के हिंसक स्वभाव से इतना डरते थे कि उन्होंने दखल देने की हिम्मत ही नहीं की। उन्हें डर था कि वो उन्हें भी मार डालेगा। ये डर था या जानबूझकर की गई अनदेखी, ये सोचना भी मुश्किल है। और इसके बाद शुरू हुआ 44 दिनों का वो सिलसिला जिसे नरक कहना भी शायद कम होगा। बिल्कुल। उन 44 दिनों में उसके साथ जो हुआ उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उसे लगातार पीटा गया। उसके साथ 100 से ज्यादा लोगों ने यौन हिंसा की, जिसमें उस गैंग के दोस्त भी शामिल थे। 100 से ज्यादा? हाँ, ये हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं थी, ये उसकी इंसानियत को तोड़ने की एक कोशिश थी। मैंने पढ़ा है कि उसे जिंदा तिलचट्टे खाने और अपना ही पेशाब पीने के लिए मजबूर किया गया। हाँ, ये शारीरिक हिंसा से भी आगे की बात है। ये किसी इंसान की आत्मा को कुचलने जैसा है। बिल्कुल। उसे लाइटर और सिगरेट से जलाया गया। उसके हाथ पैर सीमेंट ब्लॉक से बांध दिए गए थे ताकि वो भाग ना सके। वो 44 दिन सिर्फ दर्द और अपमान की एक न खत्म होने वाली कहानी थे। और फिर 4 जनवरी 1989 को सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अंत भी उतना ही भयानक था। उस दिन अपराधी महजोंग का खेल खेल रहे थे और हार गए। अपनी हार का गुस्सा उन्होंने जुंको पर निकाला। खेल में हारने का गुस्सा? हाँ, लगभग 2 घंटे तक उसे लोहे की रॉड और गोल्फ क्लब से पीटा गया। इस क्रूर पिटाई के बाद सदमे से उसकी मौत हो गई। ऐसी हैवानियत के बाद तो किसी भी समाज की नजरें सिर्फ एक चीज पर टिक जाती हैं, अदालत। लोगों को उम्मीद थी कि न्याय होगा, लेकिन जो हुआ उसने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। पर शव मिला कैसे? ये भी अपने आप में एक अजीब कहानी है ना? हाँ, शव तुरंत नहीं मिला था। अपराधियों ने उसके शरीर को एक 200 लीटर के ड्रम में डाला, उसे कंक्रीट से भर दिया और टोक्यो के एक सुनसान इलाके में फेंक आए। उन्हें लगा कि वो बच गए। बिल्कुल, उन्हें लगा कि वो हमेशा के लिए बच निकलेंगे। लेकिन करीब 20 दिन बाद जो मुख्य अपराधी था, हिरोशी मियानो,
उसे एक दूसरे पूरी तरह से अलग बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया गया। अच्छा, तो पुलिस जुंको के केस की जांच नहीं कर रही थी? नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं था कि जुंको के साथ क्या हुआ है। पूछताछ के दौरान मियानो ने शायद कम सजा पाने की उम्मीद में जुंको की हत्या की बात कबूल कर ली और बता दिया कि शव कहाँ है। हाँ, अगर वो दूसरा अपराध न करता तो शायद जुंको का शरीर कभी मिलता ही नहीं। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसने जापान को हमेशा के लिए बदल दिया, मुकदमा और फैसला। 4 मुख्य अपराधी थे, 18 साल का हिरोशी मियानो और बाकी 3 नाबालिग जो ओगरा 17, शिंजी मिनातो 16 और याशी वतनाबे 17। मतलब कानून की नजर में बच्चे। हाँ, बच्चे थे। और यहीं से कानून का वो खेल शुरू हुआ जो आम जनता की समझ से बिल्कुल परे था। उन पर हत्या का केस नहीं चलाया गया। एक मिनट, क्या 44 दिनों तक किसी को तड़पा तड़पा कर मार देना हत्या नहीं है? तो और क्या है? उन पर चार्ज क्या लगाया था फिर? उन पर आरोप लगा शारीरिक चोट पहुंचाना, जिसके परिणाम स्वरूप मौत हुई। ये तो एक तरह का मजाक हुआ। इन दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ इरादे का? कानूनी तौर पे हाँ, सिर्फ इरादे का। हत्या के लिए मारने का इरादा साबित करना जरूरी होता है। तो मतलब अगर आप किसी को 4 दिनों तक टॉर्चर करें लेकिन ये साबित ना हो पाए कि आपका आखिरी इरादा उसे मारना ही था, तो आप पर हत्या का चार्ज नहीं लगेगा। ये तो कानून में एक बहुत बड़ी कमी हुई ना? हाँ, और अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि आखिरी हमले का मकसद जान लेना ही था। उन्होंने तर्क दिया कि वो बस उसे चोट पहुंचाना चाहते थे और मौत एक अनपेक्षित परिणाम था। और सजा पर इसका जमीन आसमान का असर पड़ता है? बिल्कुल। और इस सब में उस दौर के जापानी किशोर कानून ने भी आग में घी डालने का काम किया। वो कानून सुधार पर ज्यादा जोर देता था, है ना? हाँ, 1980 के दशक का जापानी किशोर कानून सजा देने पर नहीं बल्कि सुधार रिहैबिलिटेशन पर केंद्रित था। कानून का लक्ष्य किशोरों का स्वस्थ विकास सुनिश्चित करना था। लेकिन जुंको फुरुता के मामले ने इस आदर्शवादी सोच को समाज की सबसे भयानक हकीकत से टकरा दिया। क्या कुछ अपराध इतने भयानक होते हैं कि सुधार की बात करना ही बेमानी हो जाता है? यही सवाल पूरे देश के सामने खड़ा हो गया था। कानून कह रहा था कि ये बच्चे हैं, इन्हें सुधरने का मौका मिलना चाहिए, जबकि समाज कह रहा था कि इन्होंने जो किया है वो बच्चों का काम नहीं, शैतानों का काम है। हाँ, शैतानों का काम है और उन्हें वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। हमारे स्रोतों में एक और कानूनी पहलू का जिक्र है, नागायामा मानक। ये क्या था और इसने फैसले को कैसे प्रभावित किया? नागायामा मानक 1983 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए कुछ नियम थे जो बताते थे कि मृत्युदंड किन मामलों में दिया जा सकता है। इसमें अपराध की क्रूरता, पीड़ितों की संख्या, समाज पर असर जैसे 9 बिंदु थे। और आमतौर पर यह तब लागू होता था जहां एक से ज्यादा पीड़ित हो। बिल्कुल। तो क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक लड़की को मारा था, इसलिए मृत्युदंड का सवाल ही नहीं उठा। ये तो कानून का बेहद ठंडा और असंवेदनशील तर्क लगता है। हाँ, कानूनी नजरिए से यही एक बड़ी वजह थी। इसी साल 1988 में एक और केस हुआ था, नागोया युगल हत्याकांड। अच्छा। वहां एक 19 साल के लड़के ने 2 लोगों की हत्या की थी। उसे मृत्युदंड दिया गया क्योंकि पीड़ित एक से ज्यादा थे। जुंको के केस में बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि नागायामा मानक के हिसाब से ये मामला मृत्युदंड के लायक नहीं है। ये बात समझ से परे है, तो सुधार की बात तो ठीक है, पर 44 दिनों की यातना के बाद सजा हुई क्या? निचली अदालत का फैसला चौंकाने वाला था। सजा थी 5 से 17 साल के बीच। बस? हाँ, सबसे ज्यादा सजा 17 साल सरगना हिरोशी मियानो को मिली। 17 साल? मैं तो कल्पना कर सकती हूँ कि सड़कों पर हंगामा हो गया होगा। बिल्कुल। पूरे देश में गुस्सा और निराशा की लहर दौड़ गई। लोगों को लगा कि न्याय प्रणाली ने न सिर्फ जुंको को बल्कि पूरे समाज को धोखा दिया है। और फिर भारी जन दबाव और विरोध प्रदर्शन हुए होंगे। हाँ, मामला हाईकोर्ट में गया। क्या हाईकोर्ट ने कुछ बदला? हाँ, अपील के बाद टोक्यो हाईकोर्ट ने सजा बढ़ाई। उन्होंने माना कि निचली अदालत ने अपराध की गंभीरता को कम आंका है। हिरोशी मियानो की सजा बढ़ाकर 20 साल कर दी गई और बाकी तीनों की सजा भी 5 से 10 साल के बीच कर दी गई। उस समय आजीवन कारावास के अलावा 20 साल जापान में दी जाने वाली सबसे लंबी सजाओं में से एक थी। लेकिन जनता के लिए ये भी नाकाफी था। तो इस फैसले ने जापानी समाज में एक जलजला ला दिया। लोगों का गुस्सा सिर्फ अपराधियों पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर था। हाँ, और इस गुस्से को आवाज दी मीडिया ने। खासकर एक टैब्लॉइड शूकान बुनशुन ने एक ऐसा कदम उठाया जो उस समय तक जापान में किसी ने नहीं किया था। उन्होंने अपराधियों की पहचान उजागर कर दी। हाँ, जापान का किशोर कानून अपराधियों की पहचान गुप्त रखने के लिए बहुत सख्त है,
ताकि उनके सुधार का रास्ता बंद ना हो। लेकिन शुकान बुनशुन चारों अपराधियों के नाम और तस्वीरें छाप दी। उनका तर्क था, ये इंसान नहीं, जानवर हैं। और इतने घिनौने अपराध के बाद उन्हें गुमनामी में छिपने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल। तो मीडिया ने एक तरह से कहा, अगर कानून उन्हें बच्चों की तरह मानेगा तो हम उन्हें वयस्कों की तरह समाज के सामने लाएंगे। ये एक बहुत बड़ा और विवादास्पद कदम था। और इसने एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। क्या मीडिया को कानून तोड़ने का हक है, या क्या कुछ मामलों में नैतिक जिम्मेदारी कानून से बड़ी हो जाती है? और ज्यादातर जनता मीडिया के साथ थी। उन्हें लगा कि कम से कम किसी ने तो उनकी भावनाओं को समझा। और इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा और स्थायी नतीजा क्या निकला? कानूनी सुधार। ये इस मामले की सबसे बड़ी विरासत है। जनता का दबाव इतना ज्यादा था कि सरकार को झुकना पड़ा। तो जापान के किशोर कानून, जो दशकों से सुधार पर आधारित था, उसमें बड़े बदलाव किए गए। हाँ, सबसे बड़ा बदलाव ये था कि गंभीर अपराधों के लिए आपराधिक जिम्मेदारी की उम्र 16 साल से घटाकर 14 साल कर दी गई। इसका मतलब अब 14 साल के बच्चे पर भी संगीन मामलों में वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जा सकता था। हाँ, और सजाओं को भी बहुत कठोर बना दिया गया। 2000 और उसके बाद के सालों में हुए संशोधनों ने जजों को किशोरों के लिए ज्यादा लंबी सजा सुनाने का अधिकार दिया। तो इस एक केस ने जापान के किशोर न्याय के दर्शन को सुधार से सजा की तरफ धकेल दिया। बिल्कुल। समाज में ये सोच हावी हो गई कि कुछ अपराध इतने गंभीर होते हैं कि उनमें सुधार की गुंजाइश देखने से पहले सजा देना जरूरी है। तो फिर सवाल उठता है कि जिन अपराधियों के सुधार के लिए कानून इतना नरम था, क्या वो सच में सुधरे? उनकी रिहाई के बाद क्या हुआ? और यही इस कहानी का सबसे दुखद और कड़वा सच है। मतलब जिस सुधार की दलील देकर उन्हें कम सजा दी गई थी, वो एक धोखा साबित हुआ। 4 में से 3 अपराधियों ने जेल से बाहर आने के बाद फिर से गंभीर अपराध किए। क्या? कौन कौन? जो ओगुरा, जेल से छूटने के बाद उसने अपना नाम बदलकर योजी मिनामी रख लिया था। 2004 में उसने एक परिचित व्यक्ति पर हमला किया, उसका अपहरण किया और 7 साल के लिए फिर जेल गया। और दूसरा? शिंजी मिनातो, उसे 2018 में एक 32 साल के आदमी की हत्या के प्रयास में गिरफ्तार किया गया। उसने उसे चाकू मारा और उसका सूटकेस चुराकर भाग गया। यानी जिस सुधार के आधार पर सिस्टम ने उन पर दांव लगाया था, वो पूरी तरह से फेल हो गया। और उसकी वजह से और भी लोग शिकार बने। ये तो उस पूरी कानूनी बहस का माहौल उड़ाने जैसा है। ये उनके सुधार की धारणा पर एक सीधा और कड़ा सवाल है। और हिरोशी मियानो? वो भी धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार हुआ, लेकिन सबूतों के अभाव में उस पर मुकदमा नहीं चला। अब तक जो ओगुरा और यासुशी वातनाबे की मौत हो चुकी है। इस केस का असर सिर्फ कानून पर ही नहीं, संस्कृति पर भी पड़ा। 2004 में कॉन्क्रीट नाम से एक फिल्म बनी थी। हाँ, और उसकी रिलीज को लेके भी बहुत विवाद हुआ। कई लोगों ने विरोध किया कि जुंको की भयानक पीड़ा को मनोरंजन का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। ये दिखाता है कि 30 साल बाद भी यह जख्म जापानी समाज में कितना गहरा और ताज़ा है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो एक ऐसा भयानक अपराध जिसने इंसानियत पर से भरोसा उठा दिया। एक ऐसी न्याय प्रणाली जो सुधार के अपने आदर्शों और जनता की न्याय की मांग के बीच फंस गई। और इस टकराव ने जापान के कानूनों और समाज की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बिल्कुल। ये मामला दिखाता है कि कैसे एक अकेली असाधारण रूप से क्रूर घटना किसी देश के कानूनी ढांचे को अपनी दिशा बदलने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन ये वो सवाल भी खड़ा करता है जिससे आज दुनिया भर के समाज जूझ रहे हैं। भारत भी उनमें से एक है। और वो सवाल क्या है? सवाल यह है कि जब कोई किशोर, कोई नाबालिग वयस्कों जैसा या उनसे भी ज्यादा घिनौना अपराध करता है, तो समाज को क्या करना चाहिए? सुधार और सजा के बीच की वो महीन रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? जुंको फ्रूता के केस के बाद जापान ने उस रेखा को सजा की तरफ खिसका दिया। पर क्या वो रेखा अब सही जगह पे है, या ये आज भी एक बहस का मुद्दा है? खासकर तब जब जापान वयस्क होने की कानूनी उम्र 20 से घटाकर 18 कर चुका है। हाँ, क्या कठोर सजा ही समाज को सुरक्षित बनाने का एकमात्र रास्ता है, या ये सुधार की हर संभावना को हमेशा के लिए खत्म कर देती है? कानून हाथ में फिर भी घूमता आजाद है। सच चालाकों के पीछे झूठ शहर का बाप है। इंसान जेल में सड़ता और अपराधी आज भी आजाद है। और आज भी उन लोगों को दोस्तों सजा नहीं मिली। वो खुले आजाद घूम रहे, मौज मस्ती कर रहे, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद। हमारा देश का कानून सही में बहुत कमजोर